Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. This show gives you a deep insight into the life, career and vision of a leading personality. And that leading personality this time is a Lok Sabha member of Parliament from the BJP. He is also the spokesperson for the party, Syed Shahnawaz Hussain. Welcome to the show, Shahnawaz Hussain साहब. सबसे पहले तो ये कि आपकी वेबसाइट में लिखा है ओरिजिनल यूथ लीडर, इसका क्या मायने हैं? यूथ थे आप, बहुत जल्दी पॉलिटिक्स में आए? वेबसाइट में वो हमारे समर्थकों ने बनाई है और आज यूथ लीडर का मतलब है किसी नेता के पुत्र अगर आप हैं तो आप युवा पुत्र को युवा नेता कहा जाता है। आजकल पहले राजतंत्र से लोकतंत्र में हम आए और आप देखेंगे लाइब्रेरी में बहुत सी राजाओं की वो सिंबल लगा हुआ है, ये इस राजा का लोकसभा के लाइब्रेरी में सबका लगा हुआ है। अब वो चेहरे आ गए। लोकतंत्र तो है लेकिन लोकतंत्र में युवा नेता के तौर पर युवा बेटाजादे आ गए। तो हर पार्टी में है, आपकी पार्टी में हमारी पार्टी में भी एक आंख होंगे लेकिन मैक्सिमम कांग्रेस में है और उनको युवा बता रहे हैं। वो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उनको जिस तरह माँ बाप की दौलत विरासत में मिलती है तो उनको विरासत में वो नेतृत्व मिल रहा है और उसको वो युवा नेता कहते हैं। हमारे जैसे लोग बोड़ा बिछाकर पेड़ के नीचे पढ़कर लालटेन की रोशनी में आए हैं। हम किसी आजकल ये बातें बहुत हो रही है, आजकल ये बातें बहुत हो रही हैं कि कहां से अब मेरे ख्याल है कि राजनीति में बहुत संघर्ष के साथ और ऐसा देखने में आया कि आते हैं लोग क्योंकि बाद में वो नीतियां बनाते हैं देश के लिए। लेकिन आप जिस समय आए बहुत ही आप युवा थे और आपने काफी महत्वपूर्ण पद संभाले, मंत्री के पद पर रहे आप, जो कि बहुत अच्छे पोर्टफोलियोज भी रहे हैं। कैसा वो अनुभव था आपका? देखिए, मैं पहली बार 29 साल की उम्र में लोकसभा का चुनाव लड़ा। जब मैं जीता तो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ओथ मैंने बाद में आकर हाउस में लिया, लेकिन पहले भारत सरकार के मंत्री का ओथ मैंने राष्ट्रपति भवन में लिया। तो सीधे जीता, सांसद जी की जगह मंत्री जी कहलाया और 30 साल में भारत सरकार का मंत्री बना। 32 साल में भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बना। वो रिकॉर्ड अभी भी मेरे ही नाम है, जो मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। और कम उम्र में जब मैं बना तो एक तो दिक्कत दुश्वारी थी क्योंकि मेरा जो भी सेक्रेटरी होता था भारत सरकार का वो मेरे पैदाइश से पहले भारत सरकार का अधिकारी बन गया था। तो मुझे लगता था कि जो पिता तुल्य सेक्रेटरी के साथ डील करना तो आसान काम नहीं था। लेकिन ये सही है कि वाजपेयी जी के साथ काम करते हुए मैं पहले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर बना, यूथ अफेयर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना, HRD मिनिस्टर बना, फिर कोल का जिसकी बड़ी चर्चा होती है। लेकिन माशाल्लाह मैं कोयला में बेदाग मंत्री रहा। कोयला मंत्री बताने में मुझे कहते ही हैं कि कोयला में अगर है। लेकिन आगे की बात करते हैं, उड्डयन मंत्री और फिर टेक्सटाइल जी। एक ऐसी पार्टी में जिसमें कि बहुत कम आप मुस्लिम नेता हैं, उस पार्टी में अब तक कैसे अपनी जगह आप देखते हैं? देखिए, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं इकलौता मुस्लिम जीता हुआ सांसद हूँ लोकसभा में। 13 लोकसभा में जब हमारी पार्टी 182 जीत कर आई तब मुस्लिम समाज से मैं अकेले जीत कर आया। 14 लोकसभा में पार्टी 137 थी तब भी मैं अकेला जीत के आया। अभी हम 117 हैं लोकसभा में तब भी मुस्लिम समाज से मैं अकेला जीत कर आया। लेकिन मैं सबका वोट लेकर जीत कर आता हूँ। कुछ असहज नहीं लगता आपको एक ऐसी पार्टी में जहाँ की मुद्दा अगर हम देखें पहले से भी वो कुछ और हैं? कहाँ और है? इस मुल्क से मोहब्बत करने का मुद्दा है। नहीं, आप जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। एक हम तो नहीं जानते। जिस तरह से राम जन्मभूमि की बात होती रही है अभी तक भी, अगर आप देखें तो आप एक संप्रदाय से ज्यादा ताल्लुक रखने वाली पार्टी का ऐसी एक छवि जरूर है। भले ही आप उस छवि को, उस आइडियोलॉजी में अब समय के अनुसार बहुत कुछ और भी चीजें पैदा कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। देखिए, मैं उस पार्टी में हूँ जो इस मुल्क से मोहब्बत करती है, इस देश की मिट्टी से प्यार करती है, इस देश के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करती है और उस पार्टी की इमेज बना दी गई है। 47 में भी 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। उस वक्त ज़्यादातर मुस्लिम लीग के साथ थे। जो कांग्रेस में लोग काम करते थे उनको वही सवाल सुनना पड़ता था जो आप मेरे से पूछ रही। और मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी
सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी जैसी नहीं है, उसके स्पोक्स पर्सन दूसरे होते हैं। बीजेपी ऐसी है, बीजेपी ऐसी है। मुस्लिम को डरा डरा कर वोट लेने का काम किया गया है, बीजेपी से डराया गया नहीं। अगर जनता की हम बात करें, जिस जनता की आप बात करें, जिस मुल्क की आप बात करें, कि अगर बीजेपी के प्रति उनको अगर कहीं अलगाव की स्थिति पैदा होती है या एक भ्रांति लगती है, तो वो इसलिए कि सांप्रदायवाद एक बड़ा मुद्दा है और वहां पर हिचकिचाहट होती है। तो ये सबसे बड़ी, अगर आप कहें तो आपकी पार्टी के साथ एक नेगेटिव पॉइंट भी है। देखिए, हम लोग तो एक सिद्धांत लेकर आए हैं, एकात्म मानव दर्शन, यानी पूरे मानव को एक नजरिया से देखना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जब ये पार्टी बनाई, उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने तो हिंदू महासभा को भंग करके बनाया। तो उसका नाम, जैसे शिवसेना एक पार्टी बनी, इसका भी कुछ नाम हिंदू पार्टी रखा जा सकता था, लेकिन सबकी पार्टी बनी। हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव एक सूत्र है, उसको लेकर चलते हैं। और हमारे यहाँ एक सूत्र है, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, इसको सिद्धांत मान के चलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इस देश में बंटवारा हुआ मजहब के नाम पर, और उसके बाद जो मुसलमान यहाँ रह गए उनको सिर्फ बीजेपी से डराकर, आरएसएस से डराकर रखा गया। उनके लिए कोई काम नहीं हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसने कहा कि मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, दलित समाज से भी नीचे चला गया है। किसके वजह से चला गया? जिन लोगों ने हुकूमत किया उन्होंने उनके लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ डराने का काम, जो आज भी हो रहा है। तो आज उनको ऊपर उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? हम उनको गुजरात मॉडल दे रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं कि मुस्लिम की आबादी 9% गुजरात में है, लेकिन पुलिस में 9% ही मुस्लिम है। वहाँ की जो सिविल सर्विसेज है, आबादी के तनासुब में उतने ही लोग हैं। हम उनको कह रहे हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है वो वहाँ ज्यादा है। तो आज उसका पैमाना है। बहुत देर से याद आई आपको वहाँ पर गुजरात मॉडल की जो आप बात कर रहे हैं, उसी गुजरात की बात किसी और संदर्भ में होती रही। आज आप बात कर रहे हैं, संदर्भ में बताइए। हम सब जानते हैं कि जिस तरह के दंगे हुए, जिसकी छाया, और जो आज तक, अब खासकर हम लोकसभा चुनाव में बहुत जल्दी जाने वाले हैं, तो ये जो दंगा एक बहुत बड़ा स्पॉट रहा है। तो दंगा तो गुजरात में एक हुआ नरेंद्र भाई के राज में, और उस दंगे पर कंट्रोल हुआ, मुकदमा चल रहा है, सजा हो रही है। लेकिन आज़ादी के बाद 17,000 दंगे जिसके राज में हुए, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो दंगे नहीं हुए देश में। इंदिरा जी के ज़माने में मुरादाबाद की ईदगाह पर गोली नहीं चली थी। राजीव गांधी के दौरे इख्तदार में, जहाँ से मैं एमपी हूँ भागलपुर से, वहाँ दंगा हुआ कि नहीं हुआ? उसी राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री काल में मेरठ में, मलियाना में, हिंडन नदी के किनारे मुस्लिम नौजवानों को खड़ा करके छाती पे गोली मार दी गई थी। तो दुखद है, लेकिन 17,000 दंगे कराने वाली पार्टी सेकुलर, और एक दंगे गुजरात में हो गए तो वो पार्टी कॉमनल। ये क्या पैमाना है? हम बात उस बीजेपी की कर रहे हैं जहां भी आपने बात की वाजपेयी जी की, सबको लेकर चलने वाले एक नेता, और वाजपेयी बनाम आज मोदी जी आ गए, तो एक इतना बड़ा फर्क न, आज भी लोग वाजपेयी जी को ही याद करते हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, वो भी प्रचारक थे। नरेंद्र भाई भी प्रचारक हैं। दोनों एक विचारधारा से निकले हुए लोग हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। नरेंद्र भाई भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के शागिर्द रहे हैं। आज अटल जी नहीं हैं काम की स्थिति में, हमारे बीच में हैं वो, लेकिन वो काम की स्थिति में या दौड़ा नहीं कर सकते, तबीयत नाशाद, दिशा दे रहे हैं। तो आज उनका आशीर्वाद है, और अटल जी के आशीर्वाद से ही नरेंद्र भाई आज प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो अटल जी, अडवाणी जी, इन सबका आशीर्वाद है, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो एक ही विचारधारा से आए हैं, तो अलग कहाँ से हो? चलिए, इन सब बातों के बारे में और ज्यादा बातचीत करेंगे। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। यू आर वाचिंग द क्वेस्ट, वी आर टॉकिंग टू सैयद शहनवाज हुसैन, बीजेपी लीडर, बट डोंट गो अवे, वी आर कमिंग बैक वेरी शॉर्टली। You are watching the Quest right now on राज्यसभा टीवी. We are talking to शहनवाज हुसैन. हम बात कर रहे हैं अब पटना में जो ब्लास्ट हुआ उसकी भी, और हम मोदी जी की बात कर रहे थे। एक राजनीति का जो माहौल ही पूरा हो गया है, खासकर ये जो हुआ दुखद था, लेकिन जो माहौल पूरा हो गया उसमें एक, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन पोलराइजेशन की एक स्थिति की, एक दूसरे पर वार करना, उछालना, कीचड़, ये सब एक राजनीति का माहौल ही ठीक नहीं नजर आ रहा है। कौन कर रहा है इस माहौल को? बिहार में एक संवेदनहीनता के साथ एक सरकार चल रही। जब ये रैली हुई, अधिकार रैली उनकी हुई थी नीतीश कुमार जी की, पूरा प्रशासन लगा था, आईजी, डीआईजी, कैमरा, उसके लिए अलग से वॉर रूम सब बना हुआ था। जब इतनी बड़ी रैली हुई तो क्या बिहार सरकार, जो इसके मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री हैं, 18 विभाग के मंत्री हैं, पूरा विभाग अपने हाथ में रखा हुआ है, टाइम नहीं उनके पास,
तो क्या उनकी जिम्मेदारी थी कि नहीं कि बिहार की जनता की हिफाजत करना? डीजीपी का बयान आया वहां के कि सारे रूल्स जो हैं उनको ऑब्जर्व किया गया था। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि अधिकार रैली में जितने लोग लगे, क्या हुंकार रैली में लगे? क्या मेटल डिटेक्टर जो अधिकार रैली में लगा वो हुंकार रैली में लगा? एकदम नहीं लगा, क्योंकि इन लोगों ने ये सोचा कि ये जैसा होता है होने दो। ये पूरी तरह क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। बिहार की जनता मरी है, वो बाहर से नहीं लोग आए थे, वो मुख्यमंत्री ने कहा कि दुखद है और मुख्यमंत्री ने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और ये बात कही कि सारी सुरक्षा के किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों पर, बिहार की जनता पर एहसान किया उन्होंने। वो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। क्या किया? गया में ब्लास्ट हुआ तो कह दिया बीजेपी वालों का हाथ है। यासीन भटकल पकड़ा गया तो उसकी कस्टडी नहीं ली, भारत सरकार के एनआईए ने जाकर कस्टडी ली। इंडियन मुजाहिदीन की जड़ें वहां फैल रही हैं, उसको रोकना चाहिए, नौजवानों को समझाना चाहिए। लेकिन जो नौजवान भटक रहे हैं पुलिस और उसको मीटिंग जो रोकना चाहिए। बैठक है वो भी हुई थी पहले, इसमें बैठक भी हुई थी पहले और सब लोगों ने मिलकर जायजा लिया था। नहीं, जायजा तो देखिए वो तो जब भी कोई चीफ मिनिस्टर जाता है, नीतीश जी अगर दिल्ली आए होंगे तो उनके साथ भी बिहार पुलिस के लोग यहाँ आते हैं। मुख्यमंत्री कहीं भी किसी राज्य का जाता है तो उसके लोग जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी भगदड़, मैं जब भाषण कर रहा था, मेरे भाषण में पहला ब्लास्ट हुआ, भगदड़ हो सकती थी। हमने वहाँ से कहा कि नहीं, टायर फटा है, आप घबराएं नहीं, तो लोग अस्थिर हुए। फिर हम लोगों ने मंच से एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। मैं और राजीव प्रताप रूडी जी गए नरेंद्र मोदी जी को लेने के लिए एयरपोर्ट। हमने उनको बताया, वो जान हथेली पर लेकर पहुँचे। वहाँ कोई सुरक्षा नहीं थी। एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान के बीच में सिर्फ लाठी पार्टी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ज्यादा सुरक्षा ये बताइए मोदी जी की है कि नहीं? जनता क्यों नहीं क्यों किया? भुगते आखिर? दो पार्टियां जो साथ थी अलग हो जाती हैं, ये जनता का सवाल नहीं है। हाँ। सवाल है एक विपक्ष की पार्टी है जो रैली कर रही है। हमने रैली की हरियाणा में, कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में मुलायम सिंह की सरकार है, उत्तर प्रदेश में, वहां तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन नीतीश कुमार जी जेलस हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन है उनको, हसद है। उनको लगता था एनडीए में मैं भी मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी भी मुख्यमंत्री, काश बीजेपी ने हमको मुख्यमंत्री तो बनाया, प्रधानमंत्री नहीं बनाया, और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र भाई को बना दिया। इस जलन में, वो ईर्ष्या में जानबूझकर बीजेपी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कोई सुरक्षा नहीं देना। जदयू ये कहती है कि इसकी जिम्मेदारी आप पर है, बीजेपी पर, कि किस तरह से अलग हुए। ऐसा नहीं है कि वो अलग होना चाहते थे, लेकिन ये बात सामने थी और बहुत दिनों से सामने थी कि अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो उन्हें तकलीफ होगी। हमने तो नहीं कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। उनके दल के लोग तो राजी नहीं थे। बीजेपी के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिया था। तो हमारे दल में कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, ये क्या जदयू के नेता तय करते? जब बीजेपी बड़ी पार्टी है, जब जदयू में वो मुख्यमंत्री हो गए, तो क्या बीजेपी में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उनके मर्जी से तय होता? प्रधानमंत्री वो बनता है जिसको देश की जनता चाहती है। हम एक कोalition धर्म की बात अब कर रहे हैं, जिसमें सबको लेकर चलने की बात होती है। और उनका ये कहना है कि सामाजिक कारणों से जदयू ये कहती है वो अलग हुए। उनकी जो नीतियां थी, उनके जो सामाजिक एक संदर्भ है उनका, उनकी पार्टी का, उस वजह से अलग हुए। वो एनडीए में क्यों रहे? जब नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में थे, उसी बीजेपी से समझौता क्यों किया? 17 साल तक बीजेपी बड़ी अच्छी लग रही थी। अयोध्या से लौटे थे आंदोलन से, जाके गले लग गए बीजेपी के, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना था। लालू यादव से लड़ नहीं सकते थे, बीजेपी के कंधे का सहारा लिया। और बीजेपी ने जब 34 हम जीते, वो जीते थे, हम 67 जीते थे, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया 13 दिन के लिए। फिर रेल मंत्री बनाया वाजपेयी जी ने। और जब गुजरात में गोधरा में जो ट्रेन जली थी, वो उस वक्त रेल मंत्री वही थे। तो उस वक्त आरपीएफ क्यों नहीं लगाई थी? और तब क्यों नहीं रिजाइन किया था? बात की बात कर रहे हैं। बीजेपी बुरी लग रही है। जब प्रधानमंत्री बनने का मन में लालच पैदा हो गया तो बीजेपी बुरी लगने लगी। इस बात की बात कर रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अब कैसे एक फ्रंट खड़ा हो रहा है जो गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी का है। वो इसलिए हो रहा है कि लोग एक जगह ढूंढ रहे हैं, स्पेस ढूंढ रहे हैं। बताइए ना, कौन से गैर कांग्रेसी इकट्ठे हुए हैं? बताइए जरा नाम। जो पार्टियां एक तरह से, अभी इसको कोई नाम नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव जो ढूंढ रहे हैं। ये नहीं है, ये नाम देना ही होगा। ये वो प्यार नहीं है जो रिश्ते को कोई नाम न दो। ये नाम वो है कि मुलायम सिंह यूपीए को सपोर्ट कर रहे हैं केंद्र में, वो एनसीपी सरकार में मंत्री है, वो कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता का मजा कांग्रेस के साथ ले चुके हैं पिछली सरकार में, और ममता जी अलग हो गई हैं। इसलिए कम्युनिस्टों का कांग्रेसियों से तालमेल चल रहा है अंदर अंदर। तो ये कांग्रेस की बी टीम इकट्ठी हुई है।
जो चाहती है कि इस देश में एजेंडा भ्रष्टाचार नहीं बने, महंगाई नहीं बने, इसलिए वो सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता को इसी बात को आगे ले मुद्दा जाना बनाना चाहते हैं। आपने खुद ही ये बात कही कि जनता क्या चाहती है, जनता एक अच्छी जिंदगी चाहती है। आप खुद ही ये कह रहे हैं केंद्र पर उंगलियां उठाने का जो आपका बिंदु रहता है महंगाई है और भ्रष्टाचार है, लेकिन सांप्रदायिकवाद ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कौन पैदा कर रहा है? यही लोग पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है, नरेंद्र भाई ने कहा कि हमारे लिए एक धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान, हमारे लिए 121 करोड़ जनता और सबकी खिदमत, ये कहा उन्होंने। वो कहाँ सांप्रदायिकता फैलाने की बात कर रहे हैं? उन्होंने गांधी मैदान में बम ब्लास्ट के बीच में लोगों से कहा कि गरीबी से लड़ना है कि हिंदू मुसलमान लड़ेंगे, तो जनता ने कहा नहीं, गरीबी से लड़ना है। तो हम तो गरीबी से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम सांप्रदायिक हो गए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं तो सांप्रदायिक हो गए। ऐसा क्यों हो जाता है? जैसे कि उन्होंने जिस तरह से नीतीश जी ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि सबको समेट कर नहीं चल रहा है? ऐसा क्यों बार बार वाजपेयी जी की ही याद क्यों आती है? ऐसा क्यों लगता है कि तेजी है भाषा में? समेटने का मतलब ये है कि ये जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, जो आज सुशासन एकदम नहीं है बिहार में, इनको बड़ा बड़ा पद देते जाइए तो समेटते जाइए, इनको नहीं दीजिए तो सब कुछ खत्म हो गया। ये एक सोच, एक विचार कि हर कुर्सी नहीं, पर मैं मेरा सिर्फ इनकी ही बात नहीं कर रही, मैं तमाम और पार्टियों की भी बात कर रही हूँ। जो अब राजनीतिक समीकरण बनेंगे उसमें बहुत जगह तलाशी जाएंगी, मैं उसकी बात कर रही हूँ, इस भावना की बात कर रही हूँ कि ऐसा क्यों एक लगता है कि जो भाषा है कहीं ना कहीं एक उसमें एक तेजी सी लगती है। ऐसा क्यों है कि ये नहीं लगता है कि यह सबको लेकर चलेंगे? नरेंद्र भाई की भाषा आम आदमी की भाषा है। इस देश की आवाम गुस्से में है कांग्रेस से, भ्रष्टाचार की वजह से, महंगाई की वजह से, और इस देश में यही एजेंडा है। हम एजेंडा बदलने नहीं देंगे। हम कांग्रेस की क्या है आपका एजेंडा है महंगाई के खिलाफ लड़ना, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार को सत्ता से बेदखल करना, और इसको लेकर जनता में हमारा सपोर्ट। भ्रष्टाचार आपकी पार्टी में नहीं होती अगर तो कर्नाटक में शायद आप अच्छा करते, लेकिन येदियुरप्पा जी का उदाहरण हमारे सामने। येदियुरप्पा जी हमारी पार्टी में भी नहीं है। उदाहरण कोई ऐसा दीजिए जो हमारी पार्टी के लोग। तो ये कर्नाटक में अभी नहीं है ना हमारी पार्टी में, वो अलग चुनाव लड़े थे। जगदीश शेट्टर हमारे मुख्यमंत्री जब गए पार्टी से, वो जब गए तो फिर उनकी बात क्या करें जो गए। तो चलिए और बातें हम करेंगे। फिलहाल वी आर टॉकिंग टू सैयद शहनवाज हुसैन ऑन द क्वेस्ट। यू आर वाचिंग ऑन राज्यसभा टीवी, डोंट गो अवे, वी आर अगेन टॉकिंग टू हिम वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू द शो, यू वाचिंग द क्वेस्ट, वी आर टॉकिंग टू शहनवाज हुसैन। राजस्थान में भी बात हो रही है, आज ही हमने सबने पढ़ा कि किस तरह से टिकट सेल की बात हो रही है कि भाई पैसा दीजिए टिकट लीजिए। ये कौन कह रहा है? ये जो कह रहे हैं वो बहुत ही नजदीक हैं आपकी पार्टी के बड़े नेता से। कौन है ये? नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा। वो तो हमारी पार्टी में न कभी रहे हैं न हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो आपकी पार्टी में है, लेकिन ऐसा वो कोई कहने वाला। मैं जिनसे आप बात कर रही हैं, मैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ, और वो टिकट तय करने में मैं भी निर्णायक मंडल का एक सदस्य हूँ। ये जो इल्ज़ाम लगाने वाले लोग हैं, ये पब्लिसिटी चाहते हैं। न बीजेपी से लेना एक, न देना दो। आप कौन हैं ये सब आरोप लगाने वाले? खुद भागे हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं हम पर। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का चुनाव जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उसमें कोई शक नहीं। हम अपने उम्मीदवार को अपने मर्जी से टिकट देते हैं, और जो जनता के बीच में मकबूल होगा उसी को टिकट देंगे। हुसैन साहब, अब पूरी चुनाव की ही बात हो रही है, ऐसे में सबसे बड़ा आप एक विपक्ष की पार्टी, बड़ी भूमिका की उम्मीद थी लोगों को कि बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंतरकलह जो आपकी पार्टी का है वो सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। कहाँ है? माशाल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा है, कहाँ अंतरकलह दिख रहा है? अभी भी अगर आप रैली की बात करें, बिहार में बड़े नेता कुछ नहीं गए, या अभी आप बात करें कि अब जाकर दिल्ली में चेहरा तय किया आपने मुख्यमंत्री पद के लिए, तो ये जो कहीं ना कहीं अटकल अभी तक जो है, अभी देखिए चुनाव से बहुत पहले हम सब चीज़ निकालते नहीं है। दिल्ली में भी हमने तय किया अभी हर्षवर्धन जी को, पहले बताते तो कांग्रेसी नजर लगा देते, छिपा के कांग्रेस की वजह से आप अपनी पार्टी का नेता तय नहीं कर पाए। तय करते हैं ना, ये मास्टर स्ट्रोक था, ये गेम चेंजर था। हम लोगों ने मन में तय कर रखा था कि हमें किसको उम्मीदवार बनाना था। जब हम एमएलए का उम्मीदवार तय करेंगे, उससे कुछ पहले मुख्यमंत्री का ऐलान करना है। ये पार्टी की रणनीति थी, ये थोड़ी कि हम किसी के कहने की वजह से कर दिया। तो ये बातें जो हुई कि विजय गोयल जी ने काम किया, फिर हर्षवर्धन जी का काम तो करते हैं, राजनाथ सिंह जी ने काम किया तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थोड़ी हुए। विजय गोयल जी संगठन के अध्यक्ष हैं और वो काम कर रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी को
कैसे विजय पताका फहराया जाए, उसमें विजय गोयल जी मदद करेंगे, पूरे ताकत से लगे हुए हैं। तो किस तरह से बीजेपी की राह आगे देखते हैं? दिल्ली में कैसे देखते हैं आप, और दिल्ली तक आने के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली भी हम जीतेंगे, नई दिल्ली भी जीतेंगे और पुरानी दिल्ली भी जीतेंगे, यानी लाल किला पे भी झंडा फहराएंगे और नई दिल्ली में भी। कुछ पार्टियों के नेताओं से जब बात होती है तो एक चीज जो खासकर आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं उनको ही लेकर कई पार्टियां असमंजस में आ गई, शायद जो ऐसा नहीं होता। क्या आपको इस माहौल को देखकर बीजेपी क्या सोचती है? असमंजस में क्या आ जाएंगे हम? किसी को अगर पार्टी हमें घोषित कर देती तो क्या वो बीजेपी में मर्ज कर जाते क्या? ये सब ढकोसला है उन पार्टियों का कि जब भारतीय जनता पार्टी का मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी ऐलान उनके नाम का हो गया है, उनकी मकबूलियत से डर कर ये बयान दे रहे हैं। वो चाहते थे कि बीजेपी में नरेंद्र भाई अगर आ जाएं, कर ही क्यों रहे हैं इतना? तो वो डर रहे हैं ना। वो कौन तय करने वाले होते हैं? मुलायम सिंह जी की पार्टी में अखिलेश जी बनेंगे, वो परिवार बैठकर तय कर लेता है। सोनिया जी तय कर लेती हैं कि राहुल जी बन रहे हैं। नीतीश जी की पार्टी में वो जो चाहते हैं वही तय होता है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से सबकी राय लेकर एक नाम तय किया। हुसैन साहब, हमने आपको पार्लियामेंट में देखा है, बहुत मुखर रहे हैं, बहुत वोकल रहे हैं, आपने काफी आवाज उठाई है, लेकिन अभी आपने बयान दिया कि हम डिबेट में आपकी पार्टी बिलीव करती है, लेकिन देखने में कुछ और नजर आता था। जितने डिसरप्शन जो हमने देखे पार्लियामेंट में, बीजेपी जो है बजाय कि डिबेट करे, बजाय कि बातचीत करे, विधाओं जो पार्लियामेंट की विधाएं हैं उनका उपयोग करे, डिस्ट्रप्शन ही हमने स्थगित होते हुए देखा। काश आप खुली आंखों से देखती तो देखती कि कांग्रेस के लोगों की वजह से पिछला पूरा हाउस डिस्टर्ब रहा है, तेलंगाना के, आंध्रा के, सीमांध्रा के। बीजेपी तो पिछले हाउस में एक बार भी वेल में नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी, हम अपनी सीट से आवाज़ बुलंद करना हमारा काम है। हमारी भागलपुर की जनता ने हमको यहाँ मुंह पर पट्टी बांध कर कांग्रेस के लिए क्लैपिंग करने को नहीं भेजा है, हम आवाज़ बुलंद करने को भेजा है। तो विपक्ष में रहते हैं, हम अब आवाज़ बुलंद करेंगे, सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। हम इसके लिए बैठे, हम तो डिबेट चाहते हैं। सरकार कभी कहती है कि नहीं पूरा सेशन निकाल देती है, नहीं 184 में नहीं 193 में डिबेट कीजिए। अरे आप डिबेट कीजिए, अगर बहुमत है तो वोटिंग भी करा लीजिए, लेकिन सरकार तो डरी हुई है, वोटिंग से भागती है। तो हम लोग जितना आप बातचीत से भागते हैं, ऐसा इल्जाम आप पर लगता है? ये इल्जाम कांग्रेस ही फैलाते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं कि अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, बीजेपी का रास्ता अब क्या होगा? किस तरह से साथियों की तलाश करेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी बीजेपी? देखिए, रास्ता तभी हमवार होता है, जो मजबूत होता है साथी उसी को मिलते हैं, और संख्या जिसके पास होती है। हमारा इरादा है कि हम अपने दम पर बहुमत प्राप्त करें, भारतीय जनता पार्टी और जो अभी हमारे एलाइज हैं, और यकीन बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नरेंद्र भाई के सभा में भीड़ आ रही है, ऐसी भीड़ आपने किसी नेता के लिए नहीं देखी। करुणा शुक्ला, अगर आप देखें जिस तरह से छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा कि उनको प्रॉब्लम थी इसलिए पार्टी छोड़ी, वाजपेयी जी की संबंधी जहाँ से टिकट चाहती थी वहाँ से हम नहीं दे सके टिकट। चाहते थे देना, लेकिन वहाँ पर जो उम्मीदवार जीतने के लिए चाहिए था वो दूसरे को दिया। वो हमारी पार्टी में रही हैं, उनकी हम लोग इज्जत करते हैं। हुसैन साहब, अपना रोल किस तरह से आप इस पार्टी में और आगे बढ़ता हो देखते हैं? जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक युवा नेता हैं, एक संप्रदाय से हैं, बीजेपी जैसी पार्टी में, तो कैसे अपना रोल आप आगे दें? मैं कोई नीतीश कुमार हूँ जो अपनी तारीफ शुरू कर दूंगा? मैं तो वहां से आगे आइए। हम तो एक शिक्षक के घर में पैदा हुए, अल्पसंख्यक समाज में पैदा हुए, लेकिन सारे समाज को जोड़ने का काम है मेरे लिए। देखिए, मैं मंत्री बन गया, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद की कुर्सी, वहाँ मैंने पहली बार जीता तो छू लिया मैंने। ज़िंदगी का मकसद है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, कैसे समाज को जोड़ना है। ज़िंदगी का मकसद कोई बड़ा पद पाना मेरा नहीं है। समाज में तोड़ने वाले बहुत लोग हैं, हमारे जैसे लोग फेविकॉल का डब्बा लेकर चलते हैं, समाज को जोड़ते हैं। चलिए, और जब हम ये कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं, कोई ऐसा संदेश, ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो आगे का रास्ता अपने लिए? मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए यही कह सकता हूं कि देश के युवाओं को कह सकता हूं कि आप समाज को बंटने न दें। देश को आगे बढ़ाना है तो देश को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे होकर, एकजुट होकर, सामाजिक बुराइयों से लड़ते हुए इस देश को कैसे महान बनाना है, सोच समझ के वोट करेंगे तो ज़रूर हमारा ख्याल आएगा। बहुत बड़ी बात कही है आपने, और बहुत इंशाल्लाह आपकी
जमीन जो आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शहनवाज हुसैन साहब। एंड दिस वाज द बीजेपी लीडर एंड द स्पोक्सपर्सन मिस्टर शहनवाज हुसैन टॉकिंग टू अस ऑन द क्वेस्ट। होप यू लाइक दिस एडिशन ऑफ द क्वेस्ट। थैंक यू, नमस्कार एंड बाय बाय।